माध्यमिक स्तर पर संस्कृत विषय की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो लीजिए, आज हम संस्कृत विषय में व्याकरण का जो हमारा आरंभिक प्रकरण है वो है हमारा वर्ण। इस व्याकरण के इस प्रकरण के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और पूरी व्याकरण को समझेंगे। तत्पश्चात हम पुस्तक का अध्ययन करें, क्योंकि ये एक भाषाई सब्जेक्ट है। तो इस भाषाई सब्जेक्ट में पहले व्याकरण का ज्ञान करना आवश्यक होता है। व्याकरण का ज्ञान पहले करने से फायदा क्या होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि व्याकरण को पढ़ने के बाद में जब हम पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो पुस्तक के लेसन जो पाठ है उस पाठ के मध्य में कुछ शब्द आएंगे। शब्दों में जैसे संधि का कोई शब्द आ गया है, समास का कोई शब्द आ गया है, या एनीवन जैसे प्रत्यय का कोई शब्द आ गया है, उपसर्ग का कोई शब्द आ गया है। तो ऐसे को हम बीच में का वापस हम रिवीजन कराते रहेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि हमने संधि पढ़ी है तो इस शब्द में कौन सी है। आप खुद अपना स्व मूल्यांकन कर सकते हैं पहले व्याकरण का अध्ययन करने पर। तो लीजिएगा, आज हम माध्यमिक स्तर पर संस्कृत व्याकरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहला टॉपिक है वर्ण विचार। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण विचार की। वर्ण क्या होता है, अर्थात वर्ण की परिभाषा। वर्ण कहते किसे, वर्ण की परिभाषा क्या है। तो पहले सबसे पहले इसको समझना होगा। उसके बाद में हम बात करेंगे वर्ण के भेद, वो कितने प्रकार के होते हैं, के उपभेद कितने होते हैं। ये सारी जानकारी हम आगे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण की परिभाषा। वर्ण की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो देखिएगा, भाषा की तो सबसे छोटी भाषा। अब मैं इसकी परिभाषा बताने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, लैंग्वेज भाषा। भाषा वो शब्द है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। जैसे जैसे कोई व्यक्ति अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, अंग्रेजी भाषा कहेंगे। कोई हिंदी के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो हिंदी भाषा कहेंगे। कोई संस्कृत के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो किसी भी भाषा की सबसे छोटी, सबसे लघु इकाई कि हम टुकड़े नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, तो बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, राम। अब राम शब्द के टुकड़े हो सकते या नहीं हो सकते, तो जरा देखिएगा। राम शब्द के टुकड़े हो सकते, कैसे हो सकते हैं। देखो, र हलंत। हलंत का मतलब होता है कि ये अक्षर, ये वर्ण जो है आधा है। रा के अंदर आ मिला हुआ है स्वर, र प्लस आ। के बाद में हम बात करते हैं प्लस इसमें अ मिला। कि हम संस्कृत में राम को लिखते हैं रामा, आहा से। तो हमने रामा शब्द के टुकड़े कर दिए हैं। इसका हमने विश्लेषण कर दिया है, विस्तृतीकरण कर दिया है। र हलंत प्लस आ प्लस म हलंत प्लस अह इक्वल टू इजिकल टू रामः। अर्थात
रामः के टुकड़े हो रहे हैं। रामः को हम वर्ण की के। अब आप कहोगे अब र के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, आ के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, म के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अह के टुकड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन सभी को हम कहेंगे वर्ण। क्या कहेंगे? वर्ण। इसलिए वर्ण की परिभाषा यह रहेगी, एक बार जरा ध्यान से सुनिएगा। भाषा की भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई भाषा की वह सबसे छोटी इकाई अर्थात छोटा भाग। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई इसके से नहीं किए जा सकते। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई के टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात इसको भागों में और भागों में संक्षिप्त भागों में बांटा नहीं जा सकता। वर्ण कहे भैया, आपको समझ में आ गई बात? अब देखिए रामः ये वर्ण नहीं है, ये एक शब्द है। क्या है? शब्द है। वर्णों के माध्यम से शब्द बनता है। अब इसको मैंने पहले आपको बताया था, र प्लस आ प्लस म प्लस अह, ये इनसे बनता है आपका रामः। इन वर्णों की मिला करके, इस वर्णों को मिला करके बनता है शब्द। और शब्दों को रामः, जैसे कि आप देखिएगा, रामः अत्र आगच्छतु। मैंने एक संस्कृत में लिखा है, रामः अत्र आगच्छतु। ये थे वर्ण, वर्ण से बना शब्द। और शब्दों के, और ये भी शब्द, ये भी शब्द, और ये भी शब्द, और शब्दों के माध्यम से बनता है वाक्य। अर्थात वर्ण सबसे छोटी इकाई, वर्णों के माध्यम से या वर्णों को मिला करके बनता है शब्द, और शब्दों को मिला करके बनता है वाक्य। अर्थात अब आपको समझ में आ गया होगा वर्ण किसे कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान दीजिएगा। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वह क्या कहलाता है? ठीक है ना? और अब वर्णों के माध्यम से शब्द बनता है, और शब्दों के माध्यम से वाक्य बनता है। तीन बातें आपको ध्यान। वर्ण के माध्यम से बनता है शब्द, और शब्दों से बनता है वाक्य। यदि आपके सामने मैं एक प्रश्न करता हूं, ये तीन चीजें मैंने लिखी हैं। अब देखिएगा, ये जो शब्द, ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये वर्ण है। क्योंकि
इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। ये मति जो लिखा हुआ है वो शब्द है। मति का तात्पर्य होता है बुद्धि। तो म प्लस अ प्लस त प्लस छोटी ई में कन्वर्ट करते हैं, इसको बांटते हैं, इसको टुकड़े कर सकते हैं। ये हो गया शब्द। इसके बाद में अगर इसको हम पढ़ेंगे, सीता घर जाती है, यानी कि शब्दों से एक वाक्य बन जाता है। तो मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि वर्ण, शब्द और वाक्य, इन तीनों की परिभाषा या इन तीनों का तात्पर्य आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, वर्ण है, फिर वर्ण के भेद की बात करते हैं। वर्ण भेद, वर्ण के भेद की, वर्ण भेद। तो देखिएगा, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। स्वर, संस्कृत में इसको स्वराहा से पुकारेंगे, वर्ण को वर्णः ऐसे पुकारेंगे, और दूसरा वर्ण हमारा जो आता है व्यंजन, और इसको व्यंजनः से। सबसे पहले हमने वर्ण की परिभाषा, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई, हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वो वर्ण कहते हैं। वर्णों से शब्द बनता है, शब्दों से वाक्य। तत्पश्चात वर्ण के भेद। सबसे पहला भेद स्वर, और दूसरा भेद है वर्ण। अब हम बात करते हैं तो स्वर जो वर्ण है, इसकी भाषा क्या है? ये कितने होते हैं, कौन कौन से? उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा क्या है, ये कितने होते हैं और कौन कौन? तो जरा ध्यान दीजिएगा। स्वर, सबसे पहले मैं इनकी परिभाषा आपको समझाता हूँ, बाद में ब्लैक बोर्ड पे लिखाऊंगा। आप स्वर जो ऐसे वर्ण होते हैं जिसको बोलने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता, अर्थात और किसी अपना आगे आपको कैसे। अभी पहले व्यंजन की परिभाषा सुन ले, फिर दोनों के अंदर हम लोग कंप्रोमाइज करेंगे, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम लोग, आपको समझ। स्वर की परिभाषा है को बोलने के लिए किसी भी दूसरे वर्णों का सारा या उस पर किसी भी दूसरे वर्ण पर आश्रित, ये अपने आप में स्वतंत्र। जबकि व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता, इनके बिना व्यंजन को नहीं बोला है। जैसे जैसे उदाहरण के लिए एक शब्द है प, अब इसको हमने कहा, बोलो, तो आपने कहा प, प बोलेंगे तो इसके अंत में ध्वनि आती है, प आती है अ की, और अ क्या है, स्वर। प, अ की ध्वनि आती है। उदाहरण के लिए पा, आ की ध्वनि, ठीक है ना। तो ये जो व्यंजन है, ये व्यंजन इसको बोलने के लिए स्वरों की सहायता होती है, स्वर के बिना वो नहीं बोल। आपके व्याकरण की बुक्स के अंदर वर्ण की परिभाषा, वर्ण के जो भेद है, इनकी परिभाषा, वर्ण के जो
भेद पहला है स्वर। ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये सारे। और ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। बस आपको आवश्यकता है समझने की। जो इस क्लास के माध्यम से प्रकरण को समझिएगा और एक बार क्लास होने के बाद में स्व अध्ययन करके अपने व्याकरण की जो बुक्स है उसका स्व अध्ययन कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा था व्यंजन वो वर्ण हैं जिसको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, और स्वर वो वर्ण है जिसको बोलने के लिए की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात व्यंजन स्वर पर निर्भर रहता है, स्वर पर आश्रित रहता है, और स्वर आत्मनिर्भर है, किसी पर भी आश्रित रहता है। समझ में आ गया होगा आपको? तो लीजिएगा, अब हम स्वर के बारे में बात करते हैं। स्वर कौन कौन से हैं, तो देखिएगा। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण तो देखिएगा, सबसे पहले आ, छोटी ई, बड़ी ई, ताऊ, बड़ा ऊ। तो हम संस्कृत में ह्रस्व ई और दीर्घ ई प्रकार से पढ़ते हैं। ह्रस्व लिख रहा हूं यहाँ पे, ह्रस्व और दीर्घ, अर्थात छोटा और बड़ा, इसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। देखिए आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, यानी छोटी ई, बड़ी ई। उ, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, के बाद में री। यहाँ तक आपने देखा है। लेकिन संस्कृत में एक और री होता है का उच्चारण या जिसका प्रयोग हम हिंदी भाषा में नहीं करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। संस्कृत को देव भाषा कहा गया है। जो संस्कार होते हैं वो संस्कृत कहलाती है। अर्थात हिंदी संस्कृत भाषा की, संस्कृत उसकी जननी है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी, सबसे प्राचीन भाषा है, देववाणी है। तो हिंदी का हम अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा अलग रहता है, और संस्कृत का अध्ययन करेंगे तो थोड़ा रहेगा। ये जो री मैंने लिखा है, ये री का प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं। इस दोनों में क्या, ह्रस्व और दीर्घ। अब दोनों में लिखिएगा, फर्क क्या आता है। ऐसे लिखेंगे हम लोग ह्रस्व ई, और गांठ लगा के दोबारा ऐसे मोड़ेंगे, दीर्घ बन जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक आता है आपके री, ये भी संस्कृत में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं री, बोलते हैं री, बोलते हैं री। के बाद में बात करते हैं हम लोग ओ, आओ, सॉरी, इससे पहले ए, आई, ओ, आओ। अब जरा
बात करेंगे, 2 वर्ण आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूँ, अंग, अह। शायद आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि आ ई उ री ए आई ओ औ अंग अह, यहाँ तक पूरे के पूरे स्वर कहलाते हैं। किंतु आपको मैं बताना चाहूंगा, अंग और अह ये कभी भी स्वर की श्रेणी में नहीं आते हैं, कभी भी स्वर नहीं कहलाते। तो स्वर कौन से कहलाएंगे? मैंने आपके सामने लिखा है, आ ई उ री ए आई ओ औ। अर्थात इन स्वरों की जो संख्या आपके सामने होगी वो होगी ना, कितनी संख्या हो जाएगी? 13। 13 को संस्कृत में बोलते हैं त्रयोदश। त्रयोदश। संस्कृत भाषायाः स्वरा कति सन्ति? त्रयोदश स्वरा सन्ति। ये अगर प्रश्न आपके आ जाए तो आपको लिखना है कि संस्कृत भाषा में 13 स्वर होते हैं। अब देखिएगा, हमने बात की स्वर की। सबसे पहले हमने कहा था वर्ण। वर्ण की डेफिनेशन, परिभाषा आपको बताई मैंने। वर्ण के भेद 2 प्रकार, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर हमने कहा स्वर वर्ण परिभाषा क्या होती है? स्वर वर्ण को बोलने के लिए और वर्णों की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो आत्मनिर्भर होते हैं। जैसे मैंने कहा को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। आ ई उ री कोई भी स्वर ले लो, इसको बोलने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक वर्ण बता रहा हूं, क, अब हम बोलेंगे क के अंत में ध्वनि आएगी अ की, और वो अ क्या है? स्वर है, के बिना बोल नहीं पा, इसलिए ये क्या कहलाएगा? व्यंजन। अब व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है, और व्यंजन का एक मैंने और आपको बताऊं, व्यंजन का जो एक दूसरा और नाम है उसको हल वर्ण भी कहते हैं, और स्वर का एक और दूसरा नाम है उसको अच भी कहते हैं। अब ये अच और हल है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, और आपको ये इसको अच क्यों कहते हैं, हल क्यों कहते हैं, बताएंगे आपको। तो लीजिएगा, बात हम करते हैं स्वर वर्ण की। स्वर्ण वर्ण की परिभाषा है तो बोलने के लिए किसी और शब्दों की, सॉरी किसी और वर्णों की हमें आवश्यकता नहीं होती है, अपने आप में ये स्वतंत्र होते हैं, तो बोलते हैं स्वर वर्ण। और जो जिसको बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है या वो स्वरों पर आश्रित होते हैं, उसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई। और स्वर वर्ण कितने होते हैं? त्रयोदश, 13। बस इस बात का ध्यान ही रखना है, अंग और आहा दोनों स्वर श्रेणी में नहीं आते हैं। ये 13 जो है आपके सामने वर्ण लिखे हुए हैं, ये स्वर वर्ण कहलाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग हिंदी की तरफ मुड़ के देखते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा, हिंदी में इसे और इसे काउंटिंग नहीं करते हैं। तो हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं, संस्कृत में 13 होते हैं, हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अब कौन कौन से दो नहीं होते हैं? दीर्घ री और री, ये दोनों स्वर की श्रेणी में नहीं, ये हिंदी में नहीं आते हैं, और संस्कृत में ये आते हैं, तो 13 हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गए आपके स्वर। अब हम बात करते हैं तो स्वर के भेद कितने हैं, स्वर वर्ण इनके भेद कितने हैं। अगर इनके भेद की बात करें तो इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, प्रमुख रूप से 2 भागों में बांटते हैं, प्रमुख रूप से। वैसे इनको हम लोग, अगर हम बात करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो प्रमुख रूप से इनको 2 भागों में बांटते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम के अंदर इसको 3 भागों में भी बांटा गया है। लेकिन हमारे जो इस पुस्तक, जो हमारा जो पाठ्य पुस्तक है या क्लास जो नवम और दसम माध्यमिक स्तर की क्लास है,
तो हम यहाँ पे 2 भागों में बांटेंगे। तो आज के लिए ये क्लास को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास अगले दिन हम आगे बढ़ेंगे। स्वर के भेद कितने हैं और कौन-कौन से हैं। धन्यवाद।